नमस्कार साथियों। जैसे कि आप जानते हैं एमपीपीएससी का जो सिलेबस है वो रीशेड्यूल हो चुका है या सिलेबस में एक प्रकार से चेंजेस आए हैं। एमपीपीएससी का लगातार ये पैटर्न रहा है कि वो कुछ वर्षों में अपने सिलेबस को चेंज करता है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एमपीपीएससी ने इस बार भी अपने सिलेबस में चेंज किया है। पिछले बार आप अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2014 में सिलेबस में चेंज हुआ था। 2014 के बाद सिलेबस जो हुआ वो 2019 में बदला गया। 2019 में जो सिलेबस बदला गया था, देन आफ्टर उसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि 4 या 5 साल के बाद पुनः सिलेबस बदलेंगे। तो उसी क्रम में 2024 में यहाँ पे सिलेबस को बदल दिया गया है। ये सिलेबस सबसे पहले तो जो लागू होगा वो 2024 से लागू होगा। इसमें जो मेंस 2023 देने वाले हैं, जिनका मेंस मार्च के महीने में प्रपोज है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका फर्क पड़ने वाले हैं जो अप्रैल में 28 अप्रैल को प्रीलिम्स की परीक्षा देने वाले हैं और 28 अप्रैल के बाद जो आपको लगभग जुलाई में मेंस की परीक्षा देने वाले हैं, उनको इस सिलेबस का, इस शेड्यूल का जो चेंज हुआ है, उस चेंज शेड्यूल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस सिलेबस में जो चेंज हुआ है उसको लेके एक एडिशनल वीडियो हमारे द्वारा पहले बनाया गया है। वो वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे बन जाएगा और उस यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे, उस वीडियो में देखेंगे तो डिटेल से एनालिसिस किया है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो चेंजेस हुए हैं वो मेंस के स्तर पे हुए हैं। मैं ब्रीफ में एक बार उन चेंजेस की बात करूं तो ये चेंजेस हुआ, पहला जो चेंजेस हमारा हुआ है वो प्री के स्तर पे देखें तो प्री के स्तर पे बहुत ज्यादा चेंजेस ना करते हुए एक ये किया कि जो यूनिट 10 आपका हुआ करता था, वो यूनिट 10 में क्या कर दिया, जो आयोग होता था उसको पॉलिटी के साथ मर्ज कर दिया और यूनिट 10 में आयोग को पॉलिटी के साथ मर्ज कर दिया। वहां पे एक नई यूनिट जोड़ी गई है जिसको मध्य प्रदेश की जनजाति के नाम से हम जानते हैं। एक बात। दूसरा हमारा चेंजेस क्या हुआ है, दूसरा हमारा जो चेंजेस हुआ वो कुछ एमपी का जो सिलेबस था उसको रीसफलिंग की गई है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो एमपी का जो सिलेबस है उसमें रीसफल कैसे किया गया, तो उसमें पहले भारत की पॉलिटी और संवैधानिक व्यवस्था एक साथ हुआ करता था। अब मध्य प्रदेश, भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को एक साथ कर दिया और भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक साथ कर दिया। तो ये दूसरा मेजर चेंज प्री के स्तर पे देखा। मेंस के स्तर पे कुछ व्यापक चेंज हमें देखने को मिलते हैं। मैं अगर इनको बहुत शॉर्ट में देखूं तो मेंस के स्तर पे व्यापक चेंज हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो पहला व्यापक चेंज उसमें जो किया गया है कि जो प्रश्न थे, जो प्रश्न की प्रकृति है, उन प्रश्न की प्रकृति मतलब उनके उत्तर लिखने के लिए जो शब्द सीमा है, उस उत्तर लेखन की शब्द सीमा में बदलाव किया गया। पहली बात, उत्तर लेखन की शब्द सीमा वहां पे कितना, तो वहां पे जो पहले शब्द सीमा से ज्यादा बेहतर होगा कि उनके अंक के सिस्टम में बदलाव किया गया। पहले जो प्रश्न आते थे 3 अंक में, उनको कर दिया 2 अंक में। पहले जो प्रश्न आते थे, 6 अंक में, अब वो 7 अंक में कर दिया गया और पहले जो 11 अंक में आते थे उनको 10 अंक में कर दिया गया। तो थोड़ा सा सिलेबस में रीशेड्यूलिंग हुई है या मार्किंग पैटर्न में थोड़ा सा रीशेड्यूलिंग हुआ, एक बात। दूसरा, यहाँ पे कुछ नए विषयों को जोड़ा गया। नए विषयों को जो जोड़ा गया वो समाजशास्त्र के अंक बढ़ा दिए गए। पहले समाजशास्त्र का वेटेज कम था, उसके वेटेज को बढ़ा के 150 अंक कर दिया। अर्थशास्त्र के वेटेज को बढ़ा के 150 अंक कर दिया। इन दोनों का पहले वेटेज 60 अंक का होता था, तो इन दोनों का वेटेज बढ़ाया गया। विज्ञान तकनीक के वेटेज को कम किया गया, एक बड़ा पोर्शन यह हुआ। और साथ ही साथ दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान वाले जो पोर्शन है इसको हमारे सिलेबस के अंदर जोड़ा गया है। दर्शन शास्त्र तो पहले से था, मनोविज्ञान को जोड़ा गया है, साथ ही साथ उद्यमिता, प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास जैसे सब्जेक्ट जोड़े गए। तो ओवरऑल तरीके से हम देखें तो आपको ऐसा हुआ है कि लगभग 70% सिलेबस पहले से मौजूद था। 70% सिलेबस पहले से मौजूद था, उसमें से कुछ बिंदु हटाए गए, कुछ बिंदु जोड़े गए। तो ये चीजें वहां पे हुई हैं जो मुझे लगता है कि आप सबने अब तक उनका अध्ययन कर लिया होगा। वो वीडियो हमने पहले बनाया गया है, तो आप उसका अध्ययन भी कर लेंगे तो आपको यहाँ पे चीजें पता चल जाएंगी। एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आज की जो अभी की चर्चा का विषय है वो ये है कि उसी पैटर्न को, जो पुराना पैटर्न था उसी पैटर्न को लेके हमारा अभ्यास प्रोग्राम पहले से चल रहा था, जिसका नाम था अभ्यास 1.0 प्रोग्राम। अभ्यास 1.0 प्रोग्राम जो है, पहले तो उसको देख लें। तो ये जो प्रोग्राम है वो चलाया गया था प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके, जिसके अंतर्गत डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के टेस्ट होते हैं। डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के टेस्ट होते थे। ये प्रीलिम्स के टेस्ट डेली आपको लगभग आधे घंटे के प्रीलिम्स के टेस्ट होते थे, लगभग 30 मिनट के लिए वहां पे आधे घंटे का प्रीलिम्स का टेस्ट होता था और मेंस का आधे घंटे का आंसर राइटिंग का टेस्ट होता था। वो आंसर राइटिंग का टेस्ट लगभग चल रहा था हाफ एन आवर का। तो ये प्रोग्राम चल रहा था जिसमें लगभग 88 प्रीलिम्स के टेस्ट होने थे और 30 मेंस के टेस्ट होने थे, जो
डेली प्लस वीकली दोनों पैटर्न पे चल रहे थे, लेकिन अभी जो सिलेबस में रीशेड्यूल हुआ है उसकी वजह से हमको इस सिलेबस में क्या करना पड़ा, इस पैटर्न में चेंज करना पड़ा। तो आज की चर्चा उन लोगों के साथ है जो ऑलरेडी अभ्यास बैच में जुड़े हुए हैं, वो अभ्यास 1.0 प्रोग्राम को हमारा ज्वाइन करके रखे हैं, उनके साथ कि उनके सिलेबस में क्या क्या नया रीशेड्यूलिंग किया गया है, किस प्रकार से कौन से टॉपिक को कब कवर करवाया जाएगा, कहां से कवर करना, कितनी डिटेल के साथ करना, प्री और मेंस के सिलेबस में क्या चीजें कॉमन रहेंगी। एक बार जो नए अभ्यर्थी इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जो इसके साथ चर्चा करना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि कैसे प्री और मेंस के साथ हम साथ में कवर कर सकते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम या ये वीडियो है। अगर आप ये दोनों की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। अब ये कैसे होगा, तो सबसे ज्यादा चिंता खासकर एस्पिरेंट की यहाँ पे है ना, सबसे ज्यादा चिंता जो हमारे एस्पिरेंट की है, उन एस्पिरेंट के साथ चिंता क्या बनी हुई है तो उसको थोड़ा सा समझना चाहते हैं। उन एस्पिरेंट की चिंता यह है कि सर जो सिलेबस में नए टॉपिक जुड़े हुए हैं वो कहां से पढ़े, उनको कैसे कवर करें। लेकिन हमारा व्यक्तिगत मानना है कि जब आज से 4 महीने के बाद, 4 महीने भी नहीं, टेक्निकली अब उसमें 3.25 महीने के बाद, आज से लगभग 3 महीने के बाद है ना, 3 मंथ ही मानेंगे क्योंकि जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 31 जनवरी है और आपका अगला प्रीलिम्स का पेपर लगभग अप्रैल के महीने में। तो जब आपके पास 3 मंथ का प्रोग्राम है तो आपको अभी मेरा जो व्यक्तिगत सुझाव यह होता है कि केवल मेंस के ऐसे टॉपिक को पढ़ने की बजाय जो केवल मेंस में आते हैं, हमें अगले 3 महीने में ऐसे टॉपिक को पढ़ना चाहिए जो हमें प्रीलिम्स में भी मदद करें, साथ ही साथ जो हमें कहां पे मदद करें, मेंस में भी मदद करें। प्रीलिम्स में वो मदद करेंगे तो हमारी समझ का स्तर व्यापक होगा। अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल के साथ समझेंगे तो हमारी समझ का स्तर बढ़िया होता, जबकि अगर हम केवल प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, उसको फैक्चुअल नॉलेज पर पढ़ते हैं तो समझ का स्तर कमजोर होता। तो मेरा ये काम था, पहला प्रश्न तो यह है कि सर केवल मेंस के नए टॉपिक को पढ़ें, है ना, मेंस के नए टॉपिक को पढ़ें या हम प्रीलिम्स और मेंस के कॉमन टॉपिक को पढ़ें। तो मेरा पहला सुझाव यह होगा कि आप वहां पे अभी प्रीलिम्स और मेंस के कॉमन टॉपिक को पढ़ना चाहिए। इसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला कि अगर आप मेंस के नए टॉपिक को भी पढ़ने जाओगे तो आपको जो कंटेंट या जो सोर्स, एक किसी भी किताब को आपको पढ़ना होगा या एक किसी बुकलेट को पढ़ने बैठोगे तो अभी वो कंटेंट उतना रिफाइन तरीके से आपको नहीं मिल पाएगा, बहुत सारा बिखरा होगा। तो आपका बहुत सारा समय एक यूनिट को पढ़ने में हो सकता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगा दें, लेकिन आपको कुछ समय के बाद वो कंटेंट थोड़ा सिस्टमेटिक अलग अलग माध्यमों से मिल जाएगा, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो या नोट्स के माध्यम से मिल जाएगा। तो आपका जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा पोटेंशियल बचेगा। आप जिस काम को करने में 10 से 15 दिन लगा दो एक यूनिट को करने में, तो आपका वो पोटेंशियल थोड़ा कम लगेगा। पहली बात, अगर आप मेंस के टॉपिक को पढ़ोगे भी तो जैसे ही पढ़ोगे तो कुछ दिन के अंदर आपके अंदर अंतर्द्वंद चलने लगेगा कि हमारा प्रीलिम्स जो होगा, क्योंकि इस बार पोस्टों की संख्या कम है तो प्रीलिम्स को लेकर अंतर्द्वंद चलेगा। तो इससे बेहतर है कि जो मेंस वाले टॉपिक है, केवल नए जुड़े जो टॉपिक है जिनकी संख्या लगभग हम देखें तो 1/3 के आसपास मान सकते हैं, 1500 में से 500 अंक या 450 अंक के आसपास मान सकते हैं। तो हमें एक 450 अंक पे फोकस ना करते हुए जो नए जुड़े हैं, हमें अभी ऐसे टॉपिक पे कवर करना चाहिए, ऐसे टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए जो प्री और मेंस में कॉमन है। प्री और मेंस में जो टॉपिक कॉमन है उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका प्री भी कवर होगा, जो प्री आपके 100 मार्क्स का कवर होगा, साथ ही साथ आपका जो मेंस है वो भी कवर होगा। और मेंस अगर आप कॉमन टॉपिक में देखो, है ना, जो कॉमन टॉपिक है प्री और मेंस में कॉमन टॉपिक को देखेंगे तो उनकी संख्या होती है वो लगभग आपका यहाँ पे 630 नंबर होता है। 630 नंबर का जो सिलेबस है वो प्री और मेंस में कॉमन है। तो अभी हमको इन 500 नंबर पे फोकस नहीं करना, अभी हमको ये जो 500 नंबर है ना वो 500 नंबर पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए 630 नंबर पे। तो जो नए अभ्यर्थी जो अभी कंफ्यूजन में है, जो खासकर जिन्होंने 1-2 बार से मेंस दिया है, जो मेंस लगातार दे रहे हैं, उनको ये कंफ्यूजन आ रहा है, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि बेटा अभी आप क्या करिए कि जो सिलेबस जो प्री में भी है मेंस में भी, क्योंकि प्री के स्तर पे भी कंपटीशन बढ़ा है, और ये मानिए कि आप अगर अभी इस बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये जो प्री हुआ 17 दिसंबर को वो प्री आपका नहीं निकला, क्योंकि अगर आपका निकला होता तो आपको इन सब बातों पर चर्चा करने का कोई ध्यान ही नहीं होता। नहीं निकला मतलब पिछले बार भी कोई गड़बड़ हुई हमसे और हम वापस से उसमें आगे करने वाले हैं। तो आप अभी इस पे मतलब केवल जो नए जुड़े टॉपिक है, केवल नए जुड़े टॉपिक की अपेक्षा जो कॉमन टॉपिक है उस कॉमन टॉपिक पे हमको ध्यान देना चाहिए। ये मेरी बात है। अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो पहला सजेशन तो ये है। इससे फायदे क्या होंगे? इससे फायदे 2
होंगे। एक तो आपकी समझ का स्तर व्यापक होगा, क्योंकि जब आप मेंस पढ़ेंगे तो मेंस के पढ़ने के दौरान, मेंस जब आप पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के दौरान होता क्या है, उस पढ़ने के दौरान आपकी समझ बढ़ती है। वो समझ आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में भी काम आएगी, एक बात। दूसरा, मेंस में भी प्रीलिम्स के अप्रोच के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी आप उनको कैसे टैकल करना वो सीख जाओगे। तो कई बार जो होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहा था, ये क्वेश्चन था, ये इसका ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, ये वाली कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि आपको किसी भी चीज में, किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस होता है। वो अंडर कॉन्फिडेंस क्यों होता है? वो अंडर कॉन्फिडेंस होता है कि चीजों से गहराई में नहीं पढ़ा। तो अभी आपको गहराई में पढ़ने का, एक प्रकार से गहराई से सब्जेक्ट की व्यापक समझ है ना, व्यापक समझ को एक प्रकार से बढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारा मानना था। तो इसी मानने को लेके पहले भी ये चाचा, मैं केवल ऐसा नहीं है कि सिलेबस बदल जाने की बात कर रहा हूं, सिलेबस बदल जाने के पहले भी यही बोल रहा था कि अभी जब 4 महीने बाद आपका प्री हो, 4 महीने बाद मेंस है, तो उसमें आपको कॉमन तरीके से चलना चाहिए। इसी बात को, मतलब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिलेबस बदलने के बाद ये बोल रहा हूं, सिलेबस बदलने के पहले भी, आज से पहले अगर हम देखें तो 2 जनवरी से अभ्यास प्रोग्राम चल रहा था, वो भी पूरा इसी आइडियोलॉजी पे था, वो भी पूरा इसी आइडियोलॉजी पे था कि हम प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक को लेकर चलेंगे और प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे। तो ये प्रोग्राम है, उसको लेके हमारा जो प्रोग्राम था अभ्यास 1.0, अब वो रीशेड्यूल हो रहा है। उसमें जो नए साथी जुड़ना चाहेंगे वो साथी भी जुड़ जाएंगे पुराने साथी के लिए। तो केवल आपको ये समझना है कि आपका रीशेड्यूल होगा। आपके ग्रुप में वैसे भी इंफॉर्मेशन हमने दे दी थी, तो ये रीशेड्यूल हुआ। तो अभ्यास जो प्रोग्राम है वो था क्या, उसको समझ लेते हैं। तो अभ्यास जो प्रोग्राम है वो एक प्रकार से अगले 3 महीने में आपके प्री और मेंस के जो टॉपिक को कवर करवाने और उसको रिवीजन करवाने का प्रोग्राम है। ये केवल कॉमन टॉपिक जो है, मतलब कॉमन टॉपिक के जो अंक हैं 1500 में से इनके अंक हैं लगभग 630। पहले ये 660 थे, अब ये 660 में से जो प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक है तो ये उनके 630 अंक की तैयारी करवाता, पहली बात। साथ ही साथ प्री की 100 अंक की, प्री की कंप्लीट तैयारी करवाता। तो अगर हम देखें तो मेंस की ये लगभग 40% तैयारी करवाता, मेंस की लगभग 40% तैयारी करवाता है और प्री की 100% तैयारी इस अभ्यास प्रोग्राम के अंतर्गत हम अप्रैल महीने तक करते हैं, अप्रैल महीने तक करते हैं। साथ ही साथ आपकी जो समझ होती है वो समझ को व्यापक तरीके से करने का माध्यम बनता। कैसे तैयारी करते हैं? तो इसमें प्रतिदिन प्रीलिम्स के आपको 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। प्रतिदिन कितने दिए जाते हैं? 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं। साथ ही साथ मेंस के इसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, अभी ये मार्किंग पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। तो मेंस के जो 2 मार्कर के प्रश्न है ये आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं। मेंस के अगर 7 मार्कर के प्रश्न है वो 4 दिए जाते हैं और मेंस के 11 मार्कर के प्रश्न है ये 1 दिए जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको दिए जाते हैं, ये दोनों माध्यम से दिए जाते हैं। ऑनलाइन अगर आप लिखते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन वाले साथी होते हैं तो वो तो प्रत्येक दिन हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आते हैं, एमपी नगर भोपाल में, यहाँ पे आते हैं, लिख के जाते हैं, कॉपी सबमिट करके जाते हैं, अगले दिन कॉपी मिल जाती है। ऑनलाइन वाले साथियों को ये कैसे चलता है? तो ऑनलाइन वाले साथियों के लिए ये ग्रुप होता है। ऑनलाइन वाले जो साथी है उनके लिए ये ग्रुप होता है। ये प्रत्येक दिन लिखते हैं, अपने ग्रुप में ये कॉपियां भेजते हैं। ये कॉपियां चेक करने के बाद हमारे द्वारा इन पे कमेंट करके फीडबैक देके आपको ऑनलाइन तरीके से कॉपी भेज दी जाती है। जैसे उन्होंने ऑनलाइन करा तो ऑनलाइन तरीके से मैसेज लिखा, इसके ऊपर हमने कॉपी को चेक की, मार्किंग की, साथ ही साथ उसमें जो कमेंट करना था वो कमेंट करके हमने ऑनलाइन वालों को दे दिया। तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों तरीके से मैंने लिखते हैं। प्री में तो आपको 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उन पे गोला करके उनको फिल कर ले हुए। तो ये बात हमारी, ये इस प्रकार से पैटर्न होता है। डेली बेसिस पे प्रतिदिन लिखते हैं, रोज जो सुधार होता है उस पर काम करते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? ज्यादातर लोगों को ये लगा रहता है भाई अभी हमारा प्रीलिम्स से निकल जाए फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि जैसे ही प्रीलिम्स निकलता है तो वो ब्लैंक हो जाते हैं कि अब क्या करना है, या उन्होंने पहले आंसर राइटिंग नहीं की होती है, या पहले प्री के सिलेबस को उतनी मेंस के सिलेबस को उतनी गहराई से समझा नहीं होता। तो ये जो प्रोग्राम है उसमें आपकी मदद करेगा, लगभग 630 नंबर में अन्य लोगों से आपको लीड दिलवाने का मदद करेगा। तो ये पैटर्न होता है कि डेली आप जो ग्रुप होगा टेलीग्राम में, उसमें आपके अलावा जितने भी साथी होंगे वो सारे साथी भी अपनी कॉपी यहाँ पे लगातार भेजते हैं। बाद में आपको लगभग 2 से 3 दिन के अंदर प्रत्येक दिन की कॉपी चेक होकर मिलती है, ग्रुप में मिलती है। तो एक तो आप स्वयं को जान पाते हो कि मैं क्या लिख रहा हूं, साथ ही साथ सेम स्तर के, आपके लगभग सेम स्तर के अभ्यर्थी यहाँ पे लिखते हैं, उनकी कॉपियों को देख पाते हो, उससे सीख पाते हो। हम तो उसमें कमेंट करते हैं, उस कमेंट से भी सीखते हो। फिर यहाँ पे क्या होती है, डिस्कशन क्लास होती है। तो जो ऑफलाइन वाले होते हैं वो तो सामने बैठे होते हैं, जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो क्या करते हैं,
ऑनलाइन वाले, यहाँ पे डिस्कशन क्लास की यूट्यूब लिंक मिल जाती है, उनको वहां पे डिस्कशन क्लास मिल जाती है, वो डिस्कशन क्लास से अपनी कॉपी में अपडेट कर लेते हैं, कमेंट जो करते हैं उसको अपडेट कर लेते हैं, तो एक बेहतर तरीके से प्री और मेंस का आपका वो प्रोग्राम चलता रहता है। अब इसमें जो बात हुई कि भाई हम इसको रिशेड्यूल कर रहे हैं अभ्यास को, तो पहले तो ये देखा नए लोगों को कि अभ्यास का प्रोग्राम है क्या, तो प्रीलिम्स और मेंस का कॉमन प्रोग्राम है। आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि प्री और मेंस की कॉमन तैयारी करवाने में ये मदद करेगा। अब जो था अभ्यास के प्रोग्राम में रिशेड्यूल किया गया, तो अभ्यास के प्रोग्राम में वापस से रिशेड्यूल किया गया, तो ये कैसे रिशेड्यूल किया गया है जिससे हमारा प्री और मेंस दोनों की तैयारी चल सके। तो इसमें रिशेड्यूल में दो माध्यम है। रिशेड्यूल में क्यों दो माध्यम है, वो कि ऐसे साथी जो पहले से अभ्यास के प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए थे, उनका इतिहास का विषय चाहे भारतीय इतिहास हो, मध्य प्रदेश इतिहास हो चुका था, तो हमने भारतीय इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास को उन साथियों को देखते हुए सबसे आखिरी में उस टॉपिक को रखा है। भारतीय इतिहास और मध्य प्रदेश के इतिहास को इस पूरे प्रोग्राम में आखिरी में रखा। हम ये प्रोग्राम प्री की यूनिट 3 से चालू कर रहे हैं। हम ये प्रोग्राम प्री की यूनिट 3 से चालू कर रहे हैं, जिस प्री की यूनिट 3 के अंतर्गत जो जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, है ना, जो जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, उन टॉपिकों के अनुसार हम इस प्रोग्राम को प्लान कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत प्री की यूनिट 3 मतलब ज्योग्राफी से प्रारंभ कर रहा है। ज्योग्राफी में अगर हम देखें प्री की यूनिट 3 ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, तो आप जब प्री की यूनिट 3 के टॉपिक को देखोगे, है ना, प्री की यूनिट 3 के टॉपिक को देखोगे, तो प्री की यूनिट 3 के अंतर्गत ये वाले टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किए गए। क्या मेंशन किया गया, तो पहले विश्व भूगोल था, उसको हटा दिया। तो हमने भी हमारे पुराने शेड्यूल में विश्व भूगोल था, उसको हटा दिया। टॉपिक क्या है, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, नदियां है, झील है, जलवायु घटनाएं हैं, प्राकृतिक संसाधन है, खाद्य फसलें हैं, ऊर्जा के पारंपरिक गैर परंपरागत स्रोत, है ना, भारत में प्राकृतिक खतरे आपदाएं, और आपको क्या दिया गया है, भारत में जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व। ये तो प्री में कितने नंबर का है, ये प्री में 10 नंबर का। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, कुछ लोगों का कंफ्यूजन था कि मेंस में यूनिट तो डिवाइड की, क्या उनसे अंक विभाजित होंगे, हो चाहे ना हो, लेकिन आपको यूनिट को अंक बार ही पढ़ना, मतलब ये मान के चलना कि इस यूनिट से 30 अंक का ही आएगा, वैसे ही मान के चलेंगे। तो ये प्री में तो 10 अंक का है। अब इसी को अगर हम मेंस में देख लेंगे, सेम टॉपिक को अगर हम मेंस में देख लेंगे, तो हमें ये पता चलेगा, है ना, सेम टॉपिक को हम जो देखेंगे मेंस में, तो हमें इंडियन ज्योग्राफी के नाम से हम इसको जानेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी में डिट्टो सेम टॉपिक जो प्री में रखे हुए हैं वो यहाँ पे मेंस में रखे हुए हैं। मैं अभी आपको बता रहा, तो हम प्री का ये टॉपिक तो कवर करेंगे जो मैंने बताया, उसी के साथ मेंस की यूनिट 1 भारत का भौतिक स्वरूप और जलवायु, हम भारत के कृषि और जल संसाधन, भारत के प्राकृतिक संसाधन उद्योग और आपदाएं और तकनीक को भी कवर करने वाले हैं। कुल मिला के मेंस के प्री के हम 10 नंबर के साथ मेंस के हम 30 नंबर के हिसाब से यहाँ पे 120 नंबर को कवर करने वाले हैं। तो मेंस का 120 नंबर आपका ज्योग्राफी पहले 15 दिन के अंदर कवर होगा। ये कैसे है, तो आप देखिए कि वहां पे जो शब्द दिए गए हैं प्री में, एग्जैक्ट मैं इसको ऐसे बताऊंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा कि प्री में जो शब्द दिया गया, प्री में आपको क्या शब्द दिया गया, है ना, प्री में वहां पर शब्द दिया गया पर्वत, पहाड़ी, पठार, नदियां और झीलें, है ना, ये प्री में आपको शब्द दिया गया। वो सेम शब्द, है ना, वो सेम शब्द अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है, उसके साथ, है ना, यहाँ पे है। तो हमको यहाँ पे दो सब्जेक्ट अलग अलग नहीं पढ़ना, हमको गहराई से पढ़ना, ताकि उसको प्री में भी लिख सके, मेंस में भी लिख सके। एटलीस्ट 3 मार्कर और 5 मार्कर की अप्रोच के साथ पढ़ना, तो सेम टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना। तो जो प्री में पढ़ेंगे, अच्छा ये थोड़ा सा एरर हुआ, इसको अभी चेंज करेंगे, ये सेम टॉपिक आपको एक साथ मिल जाएगा। दूसरा, वहां पे टॉपिक दिया भारत का भौगोलिक विभाजन, तो ये भारत का भौगोलिक विभाजन का टेस्ट एक साथ होगा। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ, ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। तो ये बात हमने यहाँ पे देखी। फिर अगर हम देखें, वहां पे प्री में टॉपिक दिया जलवायु परिवर्तन, प्री में टॉपिक दिया जलवायु परिवर्तन, तो मेंस में भी आप क्या देखोगे, जलवायु परिवर्तन। एक बार अगर आप थोड़े से ध्यान से, मैं आप सबसे के साथ ये बोलूंगा, आप कम से कम आधे घंटे का समय लेना, आधे घंटे के समय के साथ जो आपने पढ़ा हुआ अभी तक, उस नॉलेज में देखना कि प्री का टॉपिक और मेंस का टॉपिक कैसे मिल रहा है। तो जैसे आपको यहाँ पे बना के दिया, डिट्टो वही के वही लिखा हुआ मिलेगा। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा, तो आयोग भी चाहता है कि आप प्री और मेंस को अलग अलग ना देखें, एक साथ लेके पढ़े, एक साथ दें। एग्जाम में जब प्री का पेपर हो तो ऑब्जेक्टिव लगा ले, और मेंस का पेपर हो तो उसको लिख दें। अभी हमारे साथ गलती क्या हो रही कि जब प्री का एग्जाम आता तो 2-3 महीने तो प्री की पढ़ाई करते हैं, फिर मेंस का एग्जाम आता तो 2-3 महीने फिर अलग से मेंस की तैयारी करते हैं। आयोग ऐसे नहीं चाहता। 2-3 चीजों से सुधार हो रहा। कहां से सुधार हो रहा, पहला सिद्ध हो रहा कि सिलेबस में एकदम समानता है। दूसरी बात कि सिलेबस के
अंदर जो है वो आपको 2 से 3 महीने का, प्री के बाद मुश्किल से 3 महीने की गैप में मेंस करवा दे रहा है। तो वो क्यों चाह रहा है, वो क्यों मांग रहा है? क्योंकि उनका मानना है कि प्री और मेंस में एक जैसे टॉपिक है। तो ये अपना यहाँ पे टॉपिक हुआ। फिर यहाँ पे क्या है कि भारत की प्रमुख फसलें हरित क्रांति, तो यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा का पूरा फसलों से संबंधित टॉपिक दिया। यह हरित क्रांति लिखा, यह हरित क्रांति, ये प्री का सिलेबस है, ये मेंस का सिलेबस है। यहाँ पे क्या दिया, खाद्य सुरक्षा, ये खाद्य सुरक्षा होगा, प्रमुख फसलें, यहाँ पे आप देख लीजिए प्रमुख फसलें दी हुई है। सेम टॉपिक है यार प्री और मेंस का, तो वो आपको सेम तरीके से पढ़ना। तो पहले जो हमारा शेड्यूल है उसमें क्या है कि एक यूनिट प्री की पूरी कवर करेंगे, एक यूनिट पूरा की पूरा हमारे 6 दिन में कवर होगी। फिर सेम टॉपिक का जो रविवार का दिन होगा, सेम टॉपिक का रविवार को दिन होगा, तो उसमें जितने हमारे प्री के टॉपिक हुए, मानो जितने प्री के टॉपिक हुए उनके मेंस प्री के 100 क्वेश्चन का टेस्ट पूछा जाएगा, जिसको हम एक कंप्लीट टेस्ट बोलेंगे। डेली कितने टेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ फिर आपको कितने 100 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, और यहाँ पे डेली आपको आधे घंटे 30 मिनट लिखवाया जा रहा था, तो यहाँ पे टोटल आपको कितना लिखवाया जाएगा, यहाँ पे जो आपको लिखवाया जाएगा वो आपको 1.5 घंटे का टेस्ट दिया जाएगा। तो इस प्रकार वीक में आप प्री का एक कंप्लीट टेस्ट और मेंस में एक पार्ट का कंप्लीट टेस्ट देंगे। तो ये टोटल एक जैसा सिलेबस चल रहा है। ज्योग्राफी के लिए, बाकी सभी यूनिट के लिए, प्री की एक यूनिट के लिए 1 वीक का समय दिया, लेकिन ज्योग्राफी बहुत ज्यादा, लगभग 120 नंबर की ज्योग्राफी यहाँ पे कवर हो रही है। तो 120 नंबर की ज्योग्राफी को कवर करने के लिए हमने क्या किया है, 120 नंबर की ज्योग्राफी को कवर करने के लिए ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको टोटल 15 दिन का समय दिया गया, 14 दिन का समय दिया गया, सॉरी। ये कब आपका 4 फरवरी को समाप्त होगा। प्रारंभ कब से होगा, तो ये प्रारंभ जो होगा वो 23 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा लगभग। हाँ, ये 12 दिन 13 दिन का शेड्यूल हो रहा है, तो 13 दिन में हमारा एक कंप्लीट प्री का हो जाएगा, एक यूनिट प्री की कंप्लीट हुई। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे तो मेंस की आपकी जो यूनिट कवर हो जाएगी, वो मेंस की यूनिट कवर हो जाएगी 4। वो मेंस की यूनिट कितनी कवर हो जाएगी, 4। इसमें पढ़ना क्या है, वो बड़ी बात है। तो पढ़ना इसके अंतर्गत हमें सामान्यतः यह है कि आपको प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। मेरा यह मानना है कि ज्योग्राफी का 120 नंबर का जो सिलेबस है उसको डिटेल से पढ़ना चाहिए। मेंस के लेके मेरी सजेस्टेड रीडिंग जो होगी वो आपको माजिद हुसैन की किताब आपको पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आप प्रतिदिन पे लगभग 7 से 8 घंटे ईमानदारी के साथ मेहनत करते हो, तो 15 दिन में आप ये टॉपिक कवर कर लोगे। एक एक टॉपिक उसमें मिल जाएगा और आपकी समझ का स्तर बहुत ज्यादा मिल जाएगा, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप शॉर्टकट को अपनाने में अभी गए तो होता क्या कि वो हमेशा शॉर्टकट ही बनना रहता है। तो आप उसको पढ़िए, प्री के लेके आपने जो भी नोट्स पढ़े हो, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा उसको पढ़िए। साथ ही साथ क्या कीजिए, साथ ही साथ जब माजिद हुसैन को आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ का स्तर गहराई वाला हो जाएगा। वो गहराई वाली समझ के साथ आप इसको देख सकते हैं। तो एक बात तो हमने यहाँ पे देखी। अब हमारा नए वाले चीजों को देखें तो अगली यूनिट हमारी आती है यूनिट 3 के बाद यूनिट 4। ये यूनिट 4 अगले वीक में हम देख रहे हैं। कब से देख रहे हैं, 5 फरवरी से लेके हम यहाँ पे 10 फरवरी तक यूनिट 4 दे रहे हैं। यूनिट 4 में आप देखिए एकदम सीधा दिखा हुआ, प्री में टॉपिक दिया भारत की भौगोलिक विभाजन, मेंस में वही टॉपिक दे दिया भारत का भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन के नाम लिख दिए, वो आपको सेम पढ़ना। भारत की प्रमुख नदियां, यहाँ पे भी क्या लिखा, प्रमुख नदियां। यहाँ पे लिखा हुआ जलवायु, यहाँ पे पूरा जलवायु लिखा। यहाँ पे लिखा वन वनोपज, यहाँ पे भी आपको वन वनोपज मिल जाएगा। 2 जगह पे वन और वनोपज दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ जल खनिज संसाधन, तो यहाँ पे कोई क्या दिया गया, खनिज संसाधन, ये नीचे की तरफ दिया। उसके बाद ऊर्जा संसाधन, नीचे भी ऊर्जा संसाधन। जनसंख्या वृद्धि, तो यहाँ पे भी मेंस में भी जनसंख्या वृद्धि। तो नए टॉपिक को पढ़ने से बेहतर होगा कि हम जो कॉमन टॉपिक है उसको बहुत बेहतर तरीके से कवर करें, ठीक है। तो ये हमारा ये यूनिट हुई थी 3 और 4। 3 और 4 यूनिट आपकी कब तक, 11 फरवरी तक आपकी कवर हो रही है। फिर आपकी 12 फरवरी से अगर हम देखें, 12 फरवरी से 17 फरवरी तक हमारा पॉलिटी का सेम टॉपिक जो प्री और मेंस में है। जैसे प्री में लिखा हुआ संविधान सभा मौलिक कर्तव्य राज्य के निर्देशक सब, मेंस में उन्हीं का शब्दों को इलेबोरेट कर दिया गया। क्या बोला, संविधान निर्माण, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तक। कहाँ अलग है, वहां पे लिखा कार्यपालिका विधायिका, अच्छा ये, और यहाँ पे भी कार्यपालिका, ये शब्द नहीं लिखा, ये मैंने मन से लिख दिया ताकि आप इस टॉपिक को छोड़े नहीं, कहीं ना कहीं रैंडम प्रश्न आ जाते हैं। वहां पे लिखा न्यायपालिका प्री में, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, संघवाद लिख दिया।
पॉलिटी के अन्य सभी टॉपिक दे दिए, अगले दिन अन्य सभी टॉपिक दे दिए। फिर हमने जो संवैधानिक आयोग पहला होता था उसको भी यहाँ पे पूछा, क्योंकि सिलेबस में प्री में वो भी डाला गया है। यहाँ पे संवैधानिक आयोग अगर आप पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 2 में देखोगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा वैधानिक आयोग, तो यहाँ पे भी वैधानिक आयोग दिया। तो इस प्रकार से 17 फरवरी तक हम क्या करें, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को कवर करें। उसके बाद हम क्या करें, एमपी पॉलिटी। तो इसको लेके मेरा मेन सजेस्टिंग होगा कि आप पहले तो एम लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। सबसे मूल बात है, एम लक्ष्मीकांत को एक बार पढ़ें तो आपकी ये चीजें मदद करेंगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये टॉपिक नया जोड़ा गया, ये पूरी की पूरी मेंस की यूनिट नहीं जोड़ी गई है। तो ये पूरी यूनिट जो होगी वो आपको यहाँ पे हम देखें तो जो मध्य प्रदेश के प्री में दिया है वही मध्य प्रदेश के मेंस में दिया है। इसके लिए आपके पास जो भी पुराने कन्वेंशनल नोट्स हो उनको देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इससे संबंधित बहुत सारे नोट्स डले हैं, उसको देख सकते हैं। और आपकी जो कॉलेज की किताबें होती है, अब इसकी कोई किताब मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कॉलेज की जो किताबें होती है उन कॉलेज की किताबों में भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप इनको देखने को फिर जनरली बीए की जो किताबें होती है पॉलिटिकल साइंस, उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो वहां से इसको देखें। तो ये हम 24 फरवरी तक हमारे इसको कवर कर रहे हैं। ये कौन सा हुआ, हमारी 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट के बाद 6वीं यूनिट। अच्छा, इसमें आप अगर ये देखोगे तो ये पाओगे कि मेंस की पॉलिटी की यूनिट 1, पॉलिटी की यूनिट 1, पॉलिटी की यूनिट 2, उसके बाद पॉलिटी की यूनिट 4 और यूनिट 5 का पूरा हिस्सा और यूनिट 3 का कम हिस्सा। तो यहाँ पे लगभग हम पॉलिटी की 4 यूनिट को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। तो अभी तक आपने एक ज्योग्राफी पूरा कवर कर लिया और पॉलिटी पूरा कवर कर लिया, एक यूनिट छोड़ के। तो 9 यूनिट आपकी यहाँ पे कवर हुई, टोटल 9 यूनिट। उसके बाद हम इसमें सोशियोलॉजी को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, सोशियोलॉजी को हम नहीं छोड़ रहे हैं। हम यहाँ पे किसको देखेंगे, इकोनॉमिक्स को देखेंगे। हम यहाँ पे किसको देखेंगे, इकोनॉमिक्स को देखेंगे। एक मिनट, हम यहाँ पे किसको देखेंगे, इकोनॉमिक्स को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति यहाँ पे दिया, उसी के भारतीय अर्थव्यवस्था के टर्म यहाँ पे दे दिए। फिर यहाँ पे वित्तीय संस्थान दिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, फिर भारतीय उद्योग, ये कृषि आएगा। ये पूरा जो टॉपिक है वो सामने कृषि का दिया हुआ। यहाँ पे आपको जो दिया गया वो उद्योग का दिया, ये पूरा टॉपिक उद्योग का। ये सेवा क्षेत्र दिया, ये पूरा टॉपिक सेवा क्षेत्र का दिया। बजट, तो यहाँ पे पूरा टॉपिक बजट का दिया हुआ है। इनको हमने सामान्य शब्दों में बता दिया। तो 3 मार्च तक इकोनॉमिक्स की आपकी जो 2 यूनिट है, इकोनॉमिक्स की 2 यूनिट है, वो दोनों आपकी यहाँ पे कवर हो रही है अगले वीक में। फिर एमपी इकोनॉमिक्स आई, तो एमपी इकोनॉमिक्स का जो इस तरफ सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे ये है। तो एमपी इकोनॉमिक्स हमारा जो खत्म हो रहा वो 10 मार्च तक हो रहा, और एमपी इकोनॉमिक्स की वापस से 2 यूनिट यहाँ पे कवर होगी। फिर आपका अगली यूनिट 7 जिसमें साइंस है, तो साइंस को हम देख रहे हैं। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री हटा दिया, आपके लिए बहुत बेहतर है। खासकर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के थे, साइंस बैकग्राउंड वालों के साथ थोड़ी सी समस्या हुई है, तो ये बात है, लेकिन लगभग वो सभी चीजों को पढ़ लेते हैं। तो ये यूनिट 7 आपकी कवर हो रही है लगभग 17 मार्च तक, और 17 मार्च तक आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी यूनिट 7 भी यहाँ पे कवर हो जाएगी, है ना। मतलब ये आपका पेपर, इसको बोलेंगे पेपर 3 की पार्ट बी, पेपर 3 का पार्ट बी और पार्ट बी की यूनिट 1 और यूनिट नंबर 5 यहाँ पे कवर हो रही, क्योंकि यूनिट 5 एनवायरमेंट यहाँ पे लिया गया है, प्लस यूनिट 1 वाले टॉपिक को यहाँ पे लिया गया है। एक बार इसको आप डिटेल से वो देख लेंगे। फिर हमारा जो आता है वो 18 मार्च से हमारा जो शेड्यूल होता है, इस 18 मार्च के शेड्यूल में हम जो लेते हैं वो कंप्यूटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई गवर्नेंस वाले टॉपिक को लेते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, इसके अंतर्गत अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो यूनिट 9 वाली टॉपिक है वो पेपर 2, है ना, पार्ट बी यूनिट 2 के अंतर्गत कंप्यूटर वाला पूरा टॉपिक दिया, उसमें मैथ को छोड़ के हम कंप्यूटर वाले पूरा टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो इस प्रकार पेपर 2 पार्ट बी की लगभग 3 यूनिट यहाँ पे हमें कवर होते हुए दिख रही है। पेपर 2 पार्ट बी की यूनिट 3 कवर होते हुए दिख रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे लगभग जो है वो नई यूनिट जोड़ी गई है, यूनिट 10। उसके लिए यहाँ पे 3 दिन का समय दिया, उसके साथ में जो हमारा पेपर 1 में है उसको हमने यहाँ पे समय दिया। अब इसके बाद ये थोड़ा सा जो समय था वो आपके मध्य प्रदेश के इतिहास को, चूंकि मध्य प्रदेश के इतिहास का राउंड हमारा होगा जो लगभग 15 दिन चला है, तो हमने उसको थोड़ा कम समय दिया। मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को केवल हमने कितना समय दिया, मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को यहाँ पे हमने केवल 1 दिन का, मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को 1 दिन का, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम को 1 दिन का। तो ये तो आपकी जो ऊपर की यूनिट हो गई 7, और फिर यूनिट 1 यहाँ पे हुई तो ये हो गई आपकी 8, और फिर यहाँ पे एक और यूनिट, सॉरी ये यूनिट का नाम जो है वो यूनिट, इस यूनिट का नाम है 2, इस यूनिट
यूनिट का नाम है 2 और इस यूनिट का नाम नए में है 1। तो ये आपको 3 अप्रैल तक प्री और मेंस के कॉमन सिलेबस के अनुसार, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा समय कम दिया है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 1 दिन, मिडिवल हिस्ट्री के लिए 1 दिन और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 1 दिन, लेकिन वो कम देने का कारण क्या है? वो कम देने का कारण ये है कि इस समय पे ये वाला टॉपिक हमने करवा लिया। तो यहाँ पे आप जो व्यक्ति जो नए पढ़ रहे हैं वो केवल प्री को पढ़ेंगे, जो पुराने पढ़ रहे हैं वो, मतलब जो नए पढ़ रहे हैं वो प्री और मेंस दोनों को पढ़ेंगे, और जो पुराने पढ़ रहे हैं वो केवल प्री को पढ़ेंगे। और उसके बाद 3 अप्रैल के बाद से जो 28 अप्रैल को हमारा पेपर होना है, तो उसके बाद से हमने यहाँ पे 6 फैकल्टी लिखे हैं, जो आपको 7 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, 20 अप्रैल और 23 अप्रैल को ये पेपर होंगे। तो यहाँ पे आपको 7 पेपर रखे गए हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे अगर इसको फॉलो करते हो तो कब तक, आप अगर 23 जनवरी से फॉलो करते हो 3 अप्रैल तक, 23 जनवरी से 3 अप्रैल तक फॉलो करने में आप प्री की पूरी 9 यूनिट, अच्छा मैं 10वीं क्यों नहीं बोल रहा हूं, 10वीं करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को लेके एक नया हमने कॉन्सेप्ट लाया है कि करंट अफेयर्स की जो यूनिट होगी उसके हर दिन क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल आपको 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रतिदिन प्री के, तो 25 क्वेश्चन में से जो स्टैटिक पोर्शन है उसके 20 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रतिदिन 5 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स के दिए जाएंगे। तो करंट अफेयर्स वाली यूनिट को हमने यहाँ पे स्किप किया। तो हमारे प्री की टोटल कितनी यूनिट कवर होंगी? 9 यूनिट, और डेली में अगर 1 यूनिट हम कवर करंट अफेयर्स की लेंगे तो प्री की 10 यूनिट, प्री की पूरी 10 यूनिट आपकी 3 अप्रैल तक कवर हो पाएंगी। एक बात, प्री की पूरी 10 अप्रैल तक कवर हो पाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो मेंस की कितनी यूनिट कवर हो रही है उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। तो मेंस की ज्योग्राफी की आप यहाँ पे जो कवर कर पा रहा है यूनिट, एक बार पढ़ के ज्योग्राफी की 5 यूनिट, पॉलिटी की यहाँ पे आप कवर कर पा रहे हो तो पॉलिटी की 4 यूनिट यहाँ पे आप कवर कर पा रहे हो। आधी यूनिट 2 और यूनिट 3 में आधा हिस्सा को मैंने छोड़ दिया, इसलिए मैंने उसको 4 यूनिट लिया। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की आप 4 यूनिट यहाँ पे कवर कर पा रहे हो। साइंस की अगर हम देखें तो पहली यूनिट, साइंस की दूसरी यूनिट, और साइंस की अगर हम देखें तो साइंस की लगभग तीसरी यूनिट यहाँ पे आप कवर कर पा रहे हो। तो साइंस की लगभग 3 यूनिट यहाँ पे आप कवर कर पा रहे हो। इसके साथ अगर हम देखें तो हिस्ट्री की लगभग 5 यूनिट, थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको टोटल 8 दिन दिया, लेकिन अगर आप सिंसियर तरीके से वहां पे पढ़ाई की और एक बार आपने पढ़ाई की हुई है तो आपकी लगभग 5 यूनिट के आसपास यहाँ पे कवर होगी। तो टोटल अगर हम देखेंगे 5 और 4 9 और 4 13, 13 के बाद हमारा 13 और 3 16, 16 और 5 आपकी 21 यूनिट। तो टोटल आपकी जो यूनिट है, टोटल यूनिट की संख्या हो गई अब आजकल 40 में से 21 यूनिट, मतलब GS 1 2 3 में 40 बोल रहा हूं, हिंदी अलग है निबंध अलग है, तो उसमें से आप 21 यूनिट, इसको ऐसे देखें कि टोटल 1500 अंकों का जो है उसमें से आप प्री के एग्जाम के पहले 660 अंक को कवर करके रखेंगे। तो आपको प्री के एग्जाम निकालने के बाद ये कश्मकश नहीं होगी कि अब हम इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर कर पाएंगे, वो सिलेबस आप यहाँ पे पहले से कवर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। तो ये पूरा शेड्यूल था। ये शेड्यूल जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मौजूद है। जो साथी ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन का पैटर्न मैंने आपको बताया कि प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होता है। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के अंतर्गत आपको क्या होता है, हर दिन अपनी कॉपी, जैसे ये लोग अपनी कॉपी भेज रहे हैं तो आपको अपनी कॉपी में लिखकर यहाँ पे भेजना होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि आपको कॉपी मिलेगी, आप अपनी कॉपी में लिख के यहाँ पे भेज दोगे। अगर आप ऑफलाइन लिखते हैं तो कोई चिंता नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे। अब इसमें कॉपी कैसे चेक होती है, तो कॉपी चेक करने की मेथड मैंने पहले बताई थी, मैं एक बार दोबारा से आपको कॉपी चेक करने की मेथड बता देता हूं। जैसे आपकी ये कॉपी आई है तो इसको, ये कॉपी वहां पर थी, इस कॉपी के अंदर हमने एडिटिंग की, आपको यहाँ पे मार्किंग किया, उसके ऊपर जो भी कमेंट था वो कमेंट दे दिया। साथ ही साथ इसकी डिस्कशन क्लास होगी। तो जब आपकी डिस्कशन क्लास होगी तो आप डिस्कशन क्लास के माध्यम से जो भी पॉइंट है वो कंटेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बताएं। अब इसको जो व्यक्ति पुराने जुड़े हुए हैं उनको कुछ नहीं करना, उनके ग्रुप में परसों से वापस से, ये मतलब 23 तारीख से पेपर जस्ट समय पर मिल रहे थे, वो तो सारे साथी जानते हैं, तो उस समय पे आपको ये पेपर मिलने लगेगा। लेकिन जो नए साथी जुड़े हैं वो अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, तो वो अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये पूरा प्रोग्राम है। इसकी चार्जेस जो है वो आपको कितनी रखी हुई है, वो 2500 रुपए रखी हुई है ना। 2500 रुपए इसकी टोटल चार्जेस रखी हुई है। आप 2500 रुपए के चार्जेस को यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं किस पे, तो आप 2500 रुपए का चार्जेस पे करके आप इसको जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अगर जोड़ना होगा तो आप इस नंबर पे
अपना नाम और अभ्यास लिख कर मैसेज कर देंगे। आप क्या मैसेज कर देंगे? अभ्यास 2.0। आपको पेमेंट डिटेल भेज दी जाएगी। आपको क्या भेज दी जाएगी? पेमेंट डिटेल भेज दी जाएगी। पेमेंट डिटेल जैसे ही आपको मिलेगी, आपको पेमेंट प्राप्त होगा, उसके बाद आपको ये टेलीग्राम ग्रुप जो ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें पुराने पेपर भी है, बाकी साथी भी, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद से आपको हर दिन पेपर मिलेंगे। पहला, हर दिन पेपर मिलेंगे। हर दिन आपको क्या मिलेगी? पेपर के बाद आप कॉपी को लिख के भेजेंगे। आपकी कॉपी की हर एक कॉपी का मूल्यांकन होगा। पेपर मिलने के बाद लगभग प्रत्येक दिन 6 बजे पेपर मिलेगा, तो लगभग 7 बजे डिस्कशन क्लास होगी। मैं लूंगा हूं या उसमें धीरेन्द्र चतुर्वेदी सर है, हम कोई ना कोई वहां पर डिस्कशन क्लास लेंगे। डिस्कशन क्लास में मेंस के क्वेश्चन और प्री के क्वेश्चन को एबीसीडी में आंसर लगा देते हैं। मेंस के हर एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। वो डिस्कशन करने के बाद यहाँ पे वो चीजें होंगी। अब ये प्रोग्राम है तो ये इसके कुछ जनरल प्रश्न थे। किस लैंग्वेज में है? तो देखिए, ये प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में है। दोनों भाषाओं में पेपर मिलते हैं, दोनों भाषाओं में क्वेश्चन मिलते हैं, दोनों भाषाओं में कॉपी चेक होती है, दोनों भाषाओं में मॉडल आंसर मिलते हैं। दोनों भाषाओं में मॉडल आंसर मिलेंगे। तो ये प्रोग्राम हिंदी या इंग्लिश कोई भी व्यक्ति इसको कर सकते हैं। उत्तर लेखन में कई सारे लोगों का कि सर आज तक नहीं लिखा, तो इसमें यह बोलूंगा कि जिन व्यक्तियों ने 2 तारीख को ये प्रोग्राम जारी किया था, आज उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हम उत्तर लेखन कर सकते हैं। तो आप शून्य से हो, आपने 1 बार मेंस दिया, 2 बार मेंस दिया, 3 बार मेंस दिया, ये सभी के लिए समान रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि प्रत्येक दिन उत्तर लेखन की क्लास होती है, उससे सुधार सकते हो। जो लोग 2, 3, 4, 5 बार से मेंस दे रहे हैं और उनका मेंस नहीं हो पा रहा, तो उनका रूटीन और उनकी समझ विषय के प्रति गहराई बनाने में भी ये मदद मिलेगा। तो आप शून्य पे हो या शिखर पे हो, सभी के लिए, क्योंकि कई सारे तो ऐसे साथी हैं जो 1-2 बार सेलेक्ट हो चुके, वो भी इस प्रोग्राम को लिख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो समझ थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, उस कमी को और वो यहां से बेहतर कर लेंगे। ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? तो ये प्रोग्राम जैसे हमने बताया कि ये 23 जनवरी से प्रारंभ होगा। मतलब जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो 2 जनवरी से प्रारंभ होगा और 28 अप्रैल तक इसकी वैधता होगी। कब तक इसकी वैधता होगी? 28 अप्रैल तक वैधता होगी। तो ये प्रोग्राम इसके अनुसार चलेगा। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो ये नंबर जो है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सुमित सर से आपका संपर्क होगा, वो आपको कोई और कंफ्यूजन होगा उसको दूर करेंगे। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। इसमें अगर आपका कोई डाउट होगा कंटेंट से लेके सिर्फ सिलेबस को लेके, तो उसमें करेंगे। साथ ही साथ हर सप्ताह, हर रविवार के दिन हम इसमें गूगल मीट से मीटिंग करते हैं। तो आपको कोई डाउट और भी होगा तो उस मीटिंग में वहां पे चर्चा कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथी इन चीजों को समझ पाए होंगे। जो भी तैयारी करना चाहते हैं प्री और मेंस के माध्यम से, अभ्यास के साथ जोड़ के वो जुड़ सकते हैं। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो लगातार इससे सुधार पा रहे हैं, है ना, और इसके माध्यम से वो बेहतर कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि प्री और मेंस को साथ में लेके अभी तैयारी करना चाहिए, तो एक अच्छा माध्यम है, इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और आगे कर सकते हैं। ये विश्वास दिलाएंगे कि जितनी मेहनत आप करोगे बेटा, उतनी मेहनत हम भी करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे, हर दिन बेहतर करने का प्रयास करेंगे इन्हें। क्योंकि जितने भी साथी हैं वो आप अभी भी देख रहे हो कि हमारे लगभग 19 दिन हो चुके हैं। हर दिन की कॉपी चेक होती है, जितने व्यक्ति लिखते हैं वो। बस इसमें प्रोग्राम में जुड़ने के बाद एक बड़ी वो है कि आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लिख के ही कॉपी नहीं भेजोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप तभी इसको करें जब आपके अंदर ये पूरा वो हो कि हम इसको लिखेंगे, प्रतिदिन हम सुधार करेंगे। तो हर दिन फिर हम उसमें जो भी फीडबैक होगा वो सारा फीडबैक आपको देते रहेंगे। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बने रहें, जुड़े रहें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें, कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखे। आपको नहीं पढ़ना, ये आपको लगता है अभी हमें 2 महीने मेंस पढ़ना, तो आज से लग जाओ उसमें मेंस पढ़ने में लगो, लेकिन दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना। और एक विश्वास करना, खासकर ऐसे साथी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको सिलेबस बदल जाने से थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, ये होता है। लेकिन आप ये मानिए, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बोला कि जब 2020 का रिजल्ट आया, उसमें ज्यादातर साथी ऐसे ही थे जो पुराने सिलेबस से पढ़े हुए थे। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज आपने पहले पढ़ा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो नॉलेज आपको यहाँ पे काम आएगा। वो नॉलेज आपको थोड़ा सा और एफर्ट डालना है, बस सोचना कि थोड़ा सा और एफर्ट डालने का माध्यम है, थोड़ा सा और एफर्ट डालना। वो आप एफर्ट डालोगे तो निश्चित तौर पे आप इसमें सफलता पालोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।